तो फोटोकेमिस्ट्री पढ़ाना है आप लोगों को मुझे। फोटोकेमिस्ट्री मैंने आपको शुरुआत में नॉरिश 1, नॉरिश 2 और बाकी सब चैप्टर्स पढ़ाया हुआ है। हमने सिलेबस देखा तो मैंने कुछ चीज़ें जो छूटी हुई थी वो हम इस बार में सोच रहे हैं कि कंप्लीट कर दें। उसमें आपका फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स आपके सिलेबस में है, ठीक है। एल्कीन्स में क्या होता है, एल्कीन्स में आपके सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है, ओके। एल्कीन्स में आपके सिस और ट्रांस आइसोमराइजेशन होता है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये आपके स्पिन स्टेट के बारे में मैं बता रही हूँ। S0 जो कि ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, उसका लेवल 1 एक्साइटेड स्टेट S1 है, लेवल 2 S2 है और लेवल 3 S3 है। S स्टैंड फॉर सिंगलेट। उसी तरीके से यहाँ देख रहे हैं T1 है और T2 है। T स्टैंड फॉर ट्रिपलेट। दो स्पिन स्टेट होते हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट, ठीक है। और हमने यहाँ पे T2 को S2 से थोड़ा नीचे बनाया है और T1 को S1 से थोड़ा नीचे बनाया है, ठीक है। इसका मतलब कि आपका जो ट्रिपलेट फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू सिंगलेट फॉर्म। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो सिंगलेट होता है, ठीक है, सिंगलेट जो है आपका वो एक ही लोब में दोनों एक साथ रहते हैं सिंगलेट में, ठीक है। और जो ट्रिपलेट का केस होता है वो आपका इस तरीके से अलग अलग लोब्स में रहते हैं, ठीक है। सिंगलेट आपका जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ट्रिपलेट जो आपके कार्बीन्स होते हैं वो आपके sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और ये वाला ट्रिपलेट बना देती हूँ मैं इधर, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, हमने सिंगलेट कार्बीन बनाया है और ट्रिपलेट कार्बीन बनाया है। सिंगलेट कार्बीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ट्रिपलेट कार्बीन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, ठीक है। sp में हम देख सकते हैं कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन अलग अलग p ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं और जो इसका स्पिन स्टेट आता है वो क्या आता है, ट्रिपलेट है ये, इसी वजह से, ठीक है, क्योंकि इसमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें हमारे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका स्पिन स्टेट 3 निकलेगा। 2s+1 के हिसाब से अगर हम लोग निकालेंगे तो स्मॉल s जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हाफ होता है। तो अगर हमारा यहाँ दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हाफ हाफ 1 हो जाता है, ठीक है। हाफ हाफ हमारा s कितना आएगा, स्मॉल s आएगा हाफ हाफ, दिखा देती हूँ यहाँ पे मैं, s कितना आएगा, हाफ प्लस हाफ करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो स्पिन स्टेट निकालेंगे कैसे, 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3, ये आपका ट्रिपलेट का हो गया। इसी तरीके से अगर हम सिंगलेट को देखेंगे तो सिंगलेट में हमको दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें आपके क्या हैं, पेयर्ड हैं। पेयर्ड है इसका मतलब कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो स्मॉल s जो हम हाफ हाफ कर वैल्यू देके निकाल रहे थे वो इस केस में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगलेट वाले केस में हमारा क्या होगा, तो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओ। सिंगलेट स्टेट में क्या हो जाएगा हमारा 2s इंटू 1, ये आपका 0 है इस जगह पर क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, ये 0 हो जाएगा, सॉरी ये +1 है। तो s क्या आ रहा है यहाँ पे, स्पिन स्टेट, स्पिन स्टेट आपका 1 आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, सिंगलेट स्टेट, ठीक है। हम क्यों कह रहे हैं कि ट्रिपलेट स्टेट हमारा सिंगलेट स्टेट से ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है इसलिए देख रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे पर है, सिंगलेट स्टेट से थोड़ा सा नीचे पर है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अगर आप इमेजिन करिए कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन को एक पूरा लोब अगर मिल रहा है तो
वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। दोनों अलग में मुझे छोड़कर दोनों अलग अलग लोब में प्रेजेंट है आपके, तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। इस केस में आपका स्टेबल ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन। अब वही हम सिंगलेट वाले पार्ट में देख रहे हैं कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही लोब में प्रेजेंट है, तो इसीलिए आप उसमें रिपल्शन हो सकता है, इसीलिए उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम जब फोटोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो फोटोकेमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं, ठीक है। हम HNO के प्रेजेंस में रिएक्शंस को करते हैं, और वो या तो सिंगलेट स्टेट से होता है या तो ट्रिपलेट स्टेट से होता है, ठीक है। जो रिएक्शन होता है अगर हम उनको इरिडिएशन देते हैं, यहाँ पे अगर हम एल्कीन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ एल्कीन की बात कर रहे हैं। एल्कीन अगर सीधा अगर हम उसको लाइट दे रहे हैं और उससे वो सिंगलेट स्टेट पे जा रहा है, तो वो हम उसको कहेंगे कि वो डायरेक्ट इरेडिएशन पे रिएक्शन दे रहा है, ठीक है। कुछ रिएक्शन अगर हमको ट्रिपलेट स्टेट से कराने हैं, ठीक है, अगर ट्रिपलेट स्टेट से हमको रिएक्शन कराने हैं तो उसके लिए हमको सेंसिटाइजर की जरूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज सेंसिटाइजर? सेंसिटाइजर क्या होता है? सेंसिटाइजर अगर हम लाइट दे रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल ना ऑब्जर्व करके सेंसिटाइजर उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सेंसिटाइजर उसको एब्जॉर्ब करता है और सेंसिटाइजर अपने S0 से S1 स्टेट में जाता है। कौन जाता है? सेंसिटाइजर जाता है। फिर सेंसिटाइजर अपने S1 स्टेट से T1 स्टेट पे आके रिलैक्स होता है, और फिर ये T1 स्टेट की जो एनर्जी होती है वो जो मॉलिक्यूल को रिएक्ट करना है उसको ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये डोनर की तरह काम करते हैं, सेंसिटाइजर जो होते हैं वो डोनर की तरह काम करते हैं। वो एनर्जी को मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देते हैं और खुद S0 स्टेज पे चले आते हैं। फिर जो मॉलिक्यूल आपका रिएक्शन करने वाला है वो ट्रिपलेट स्टेट से रिएक्शन को करता है, उसको हम अभी समझाएंगे। अभी एल्कीन्स के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें आपको हम बताएंगे कि सेंसिटाइज्ड फॉर्म में कैसे आइसोमराइजेशन होता है, और आपका डायरेक्ट अगर हम इरेडिएशन कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, ठीक है। तो एल्कीन को इसको मैं अच्छा एक और चीज यहाँ हम बता दे रहे हैं आपको कि अगर S1 से S0 में मतलब क्या होता है, एक्साइटेशन हुआ इलेक्ट्रॉन का, अगर वो S1 से S0 में रिलैक्स कर रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोरेसेंस, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म बता दे रही हूं कि अगर अपने सेम स्टेट से, सेम स्पिन स्टेट है, S मतलब सिंगलेट है अगर वो, और 1 से 0 में आ रहा है या 2 से 0 में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तब जो वो रेज निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंस। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। जब हायर एक्साइटेड स्टेट सिंगलेट स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट सिंगलेट स्टेट पे आता है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या करता है? वो लाइट बाहर निकालता है एनर्जी के फॉर्म में, और वो विजिबल होता है लाइट, इसलिए उसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। और इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरनल क्रॉसिंग, ठीक है। शॉर्ट में इसको बताया जाता है IC, ठीक है। इंटरनल क्रॉसिंग मतलब खुद ही में ट्रांसफर हो रहा है, खुद ही में अपने में हो रहा है, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में हम जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमने कहा आपसे कि ऐसा भी होता है कि S1 से T1 में ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि सिंगलेट 1 से जाके वो ट्रिपलेट स्टेट में अगर वो कन्वर्ट होता है, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं ISC, ठीक है। ISC का क्या मतलब होता है? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग मतलब कि हम सिंगलेट स्टेट से दूसरे स्टेट में क्रॉस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। और जब T1 स्टेट से हमारा S0 ग्राउंड स्टेट पे आता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट T1 से हमारा ग्राउंड स्टेट S0 पे आता है, तो भी आपके जो एमिशन होता है, जो एनर्जी एमिट होता है इलेक्ट्रॉन से, उस प्रोसेस को हम यहाँ पे कहते हैं फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे? सेम स्पिन स्टेट है, S1 से S0 पे जा रहा है, ग्राउंड टर्न में जा रहा है अपने, तो उस केस में जो रेडिएशन एमिट कर रहा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नॉर्मली इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है, एनर्जी लेके वो अपने से हायर स्टेज पे जाता है। हायर स्टेज पे जब जाता है तो वापस जब वो रिलैक्स करता है ग्राउंड स्टेट पे, तो क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है।
कुछ कुछ एनर्जी ऐसे होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, ठीक है, उसको हम कहते हैं नॉन रेडिएटिव एमिशन, ठीक है, वो मतलब बस निकल गए, हीट के फॉर्म में निकल गए या किसी और फॉर्म में निकल गए। ये जो है फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस, ये आपके क्या है, रेडिएटिव एमिशन है, ये रेडिएट करते हैं, हमें विजिबल होते हैं, दिखते हैं लाइट के फॉर्म में, क्योंकि ये विजिबल रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। तो फ्लोरेसेंस क्या है, फ्लोरेसेंस मतलब कि तुरंत लाइट देके दिखना, ठीक है। और व्हाट इज फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेंस मतलब कि वो बहुत लंबे टाइम तक जगमग जगमग धीमे 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 वो दिखता है, हमको जलता हुआ दिखता है। उसका मतलब जो फ्लोरेसेंस का जो टाइम लिमिट है वो बहुत कम होता है, और फॉस्फोरेसेंस का जो टाइम लिमिट होता है वो ज्यादा होता है, क्या करने का, लाइटनिंग देने का, ठीक है। तो फ्लोरेसेंस क्या प्रोसेस है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट पे अगर आ रहा है तो उस समय का जो एमिशन होता है उसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। अगर ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट जीरो स्टेट पे जा रहा है तो उस समय का जो एमिशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक हम बता दिए, ठीक है। इसको अब मैं रब कर रही हूं। एक अब एल्कीन की बात करें अगर हम, ठीक है, एल्कीन्स की बात करते हैं, अगर हम सिंपल एल्कीन की बात करें, ठीक है, सिंपल एल्कीन जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका इथिलीन हो गया, सिंपल एल्कीन है। तो सिंपल एल्कीन का जो लैम्डा मैक्स होता है, ठीक है, अब देखो ये नया टर्म आपको आ रहा है, क्योंकि हमें लगता है आप लोगों के सिलेबस में अभी तक आप यूवी स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा ये सब अभी नहीं होगा, शायद अभी तक नहीं पढ़े होगे। तो थोड़ा सा बस बताएंगे कि लैम्डा मैक्स क्या होता है, ठीक है, ज्यादा नहीं बताएंगे इसको। अगर आगे सिलेबस में होगा आपके, शायद थर्ड सेमेस्टर में है, ये आपका पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो उसमें हम आपको अगर आएगा तो पढ़ा देंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, ठीक है। फिलहाल आपको हम बताते हैं, सिंपल एल्कीन जो होते हैं नॉर्मल, जिसमें कि सब्सटेंट कुछ नहीं है बल्कि केवल हाइड्रोजन है, जैसा कि इथिलीन बनाया है हमने, ठीक है। तो इस केस में लैम्डा मैक्स जो होता है वो 200 नैनोमीटर से कम होता है, ठीक है। 200 लैम्डा मैक्स क्या होता है जरा आप देख लीजिए, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग आइडेंटिफिकेशन के लिए पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है। उसमें से एक आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा है, जिसमें आपका यूवी, ये जो आपका लैम्डा मैक्स है, ये यूवी स्पेक्ट्रा का यूनिट है, जिसमें कि हम लैम्डा मैक्स निकालते हैं। अब लैम्डा क्या है, तो एक चीज हम लोग जानते हैं, V इज इक्वल टू सी लैम्डा, ठीक है, जहां V आपका, सॉरी, C इज इक्वल टू V इज इक्वल टू एन लैम्डा, जहां V आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, n आपका फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा आपका क्या है, वेवलेंथ है, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम ये देखते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी आपका वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि अगर किसी चीज का, अगर किसी कंपाउंड का एनर्जी बहुत ज्यादा है तो उसका जो लैम्डा वैल्यू आएगा, वेवलेंथ जो आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। और अगर किसी चीज की एनर्जी कम होती जा रही है तो उसका जो वेवलेंथ का लैम्डा मैक्स वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो ज्यादा आएगा। क्या है ये लैम्डा मैक्स, हम लोग यूवी का जो रेंज होता है 300 से 250 ऐसे कुछ करके इसका रेंज है नैनोमीटर में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रा होता है, जिसमें कि आपके पूरे आपके जितने भी वेवलेंथ रेंज, डिफरेंट वेवलेंथ रेंज के आपके रेडिएशंस होते हैं, उसमें आपका यूवी रेडिएशन भी आता है। तो अगर हम किसी मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे रेडिएशन देते हैं तो वो ग्राफ इस तरीके से प्लॉट होता है, समझ में आ रहा है। तो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो रेज को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन को हम लोग यहाँ मेजर करते हैं, तो इस तरीके से दिखा रहे हैं, और इस पॉइंट पे ये आपका लैम्डा मैक्स है, वो पॉइंट जहां पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है, वो पॉइंट जहां पे मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन, जो हम उसको रेज दे रहे हैं बाहर से, वो एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा है, उसका जो वैल्यू आता है लैम्डा, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, लैम्डा मैक्स वैल्यू। बात समझ में आ गई अब आप लोग को,
किसी भी मॉलिक्यूल का सबसे हाईएस्ट एक एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ होता है, जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है वो वेव रेस का, जो हम उनको इंसिडेंट करते हैं, जो देते हैं, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं लैम्डा मैक्स, और वो इस तरीके से ग्राफ में दिखाया जाता है, और ये पीक पॉइंट जो होता है वो आपका लैम्डा मैक्स होता है। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग जनरली क्या निकालते हैं मॉलिक्यूल्स का, लैम्डा मैक्स निकालते हैं। तो एक और चीज बता देते हैं कि लैम्डा मैक्स अगर कम आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा ये सिंपल एथिलीन है और इसका लैम्डा मैक्स जो आपका है वो 200 नैनोमीटर से कम है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसकी एनर्जी हाई है। जैसा मैंने कहा, अगर वेवलेंथ कम आ रहा है तो एनर्जी हाई है, अगर वेवलेंथ आपका ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, 250 या 300 इस तरीके से आ रहा है, तो इसका मतलब कि एनर्जी किसी न किसी रीजन से क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसीलिए जो आपके कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, एल्कीन्स कहिए या कुछ भी, जिसमें अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है या सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स आपका मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करते हैं, या अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है वहां, रेजोनेंस हो रहा है वहां, तो एनर्जी क्या हो जाती है, एनर्जी मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है, तो जहां एनर्जी मिनिमाइज हो रही है वहां आपका लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इतना बताने का यही मेन कंसेप्ट था हमको, लैम्डा मैक्स और एनर्जी के जो रिलेशन है। अगर हम आगे भविष्य में आईआर स्पेक्ट्रा जब पढ़ेंगे, तो आईआर स्पेक्ट्रा और लैम्डा मैक्स जो यूवी स्पेक्ट्रा है, इन दोनों का रिलेशन एकदम अपोजिट है। ठीक है, हमारा लैम्डा मैक्स जो है एनर्जी कम होने पे बढ़ता है, जबकि आपका आईआर जब पढ़ोगे, आईआर स्पेक्ट्रा पढ़ोगे, तो उसमें जस्ट उल्टा होता है। हमारा जब एनर्जी कम होता है तो आपका आईआर वैल्यू क्या हो जाता है, वो बढ़ने लगता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, तो ये बस इतना बताना था मुझको कि जब सिंपल एल्कीन्स जो होते हैं आपके, वो आपके 200 नैनोमीटर के नीचे जा रहे हैं। पहली बात तो एल्कीन में सिंगलेट ट्रिपलेट जो हम लोग एक्साइटेशन कराते हैं वो थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया वैसे एल्कीन्स जिसके लैम्डा मैक्स जो है वो 250 से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे एल्कीन्स कौन से एल्कीन्स होंगे, ऐसे एल्कीन्स वो एल्कीन्स होंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, कॉन्जुगेशन ज्यादा है, उस केस में आपका 250 से ज्यादा उनका लैम्डा मैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो सब इसमें होता क्या है जनरली जरा बता देती हूँ। ये आपका मान लीजिए एल्कीन्स हम बना रहे हैं। ठीक है, सॉरी पहले ना दिखाएं इसको, ये आपका पाई क्लाउड है। ठीक है, जैसे कि डबल बॉन्ड क्या होता है, पाई क्लाउड होता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं, नीचे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अगर हम इनको लाइट देते हैं, डायरेक्टली इसका इरिडिएशन करा रहे हैं लाइट से, तो क्या हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो आपके बॉन्ड बनाए हैं वो एक रेडिकल फॉर्म में आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रैंक कॉन्डन प्लेनर स्टेट। ये इसका एक्साइटेड फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाता है, ये आपका रोटेट करता है रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, रोटेशन कैसे करता है, रोटेशन ऐसा करता है कि जो ये आपका लोब है, ये दोनों फिलहाल कैसे दिख रहे हैं, प्लेनर में दिख रहे हैं, ये जो आपका लोब है ये 90 डिग्री पे आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके रोटेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इसका रिलैक्स्ड स्टेट है। ये मेन मैकेनिज्म है इसका, जिस मैकेनिज्म से हमारा सिस ट्रांस आइसोमरिज्म होता है। तो हमारा जो आपका ये इथिलीन मॉलिक्यूल है या एल्कीन मॉलिक्यूल है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, जनरली कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं आप लोग तो जल्दी मतलब इसको थोड़ा थोड़ा लिखते भी रह सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो
तो ये आपका मैंने बनाया हुआ है, कैसे एक्साइट हो रहे हैं दोनों बॉन्ड, अलग अलग में लोब में जा रहे हैं, उसके बाद वो 90 डिग्री रोटेट करके रिलैक्स स्टेट पर आ रहे हैं। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। कितने तरीके के हैं वो? 2 तरीके के हैं। एक तो डायरेक्ट इरेडिएशन, वो कैसे? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बाय डायरेक्ट रेडिएशन, ठीक है। और दूसरा जो आएगा वो क्या है? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बाय सेंसिटाइजेशन वे, ठीक है। तो इसको हम रब कर देते हैं अब। इसमें क्या देखा जाता है? डायरेक्ट इरेडिएशन करने में क्या देखा जाता है? इसमें आपका जो एल्कीन मॉलिक्यूल है उस पे हम डायरेक्ट लाइट देते हैं, कोई सेंसिटाइजर का यूज नहीं करते हैं। तो क्योंकि डायरेक्ट लाइट दे रहे हैं तो जो इसका मैकेनिज्म होता है वो कौन से स्टेट से होगा? वो सिंगलेट स्टेट से होगा, ठीक है। और हम जो इसमें आइसोमेरिज्म होता है उसमें ये देखा गया कि कम से कम जो प्रोडक्ट बनते हैं वो 90% सिस होते हैं। मतलब अगर ट्रांस वाला है तो भी वो सिस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो सिस वाला है वो तो सिस में है ही, वो भी सिस में ही कन्वर्ट हुआ रहता है, ठीक है। डायरेक्ट इरेडिएशन में हम लोग क्या देखते हैं कि जो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है, हम जो भी रिएक्टेंट ले रहे हैं उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो सिस ही बनता है, ठीक है। इसको जब मैं कर लूंगी तो एक क्वेश्चन दूंगी जो मेरे टाइम में आया था नेट के एग्जाम में, बिल्कुल यही चीज पे वो डिपेंड कर रहा था, ठीक है। तो क्या होता है इसमें? हमने डायरेक्ट इरेडिएशन किया, ठीक है। इसका मैकेनिज्म थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। इसके बाद बताती हूँ इसके बारे में कैसे ये क्यों ऐसा होता है कि आपका 90% हमें सिस फ्लूइड मिल रहा है, ट्रांस वाला भी सिस दे रहा है और सिस भी सिस दे रहा है। ठीक है, जो अभी पहले बताया था मैंने बिल्कुल वही चीज यहाँ हो रहा है। अब देखिए बस 10 मिनट रह गया है, क्लास ओवर हो जाएगा 10 मिनट में, तो इसको जल्दी से देख लीजिए, या हमको लगता है प्रॉब्लम कल शायद डिस्कस करना पड़े मुझे। क्या हो रहा है? सिस बनाया है, ट्रांस बनाया है मैंने, तो इसमें देख लीजिए दोनों ही पहले अपने जो प्लेनर, इसका एक्साइटेड प्लेनर स्टेट था वहां पे जाते हैं और फिर दोनों का ही एक कॉमन इंटरमीडिएट बनता है जिसमें कि रोटेशन हो जाता है, रिलैक्स फॉर्म जो हम आपको बताएं अभी 90 डिग्री घूम जाता है लोब उसका, और फिर वो आपका नॉर्मल प्रोडक्ट दे देते हैं जो कि आपका क्या होगा? सिस ही होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि इसमें कन्वर्ट हो गया या फिर इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है वो हम बता रहे हैं आपको। ट्रांस मॉलिक्यूल और सिस मॉलिक्यूल का जो रेशियो होता है, सिस ट्रांस मॉलिक्यूल का जो रेशियो होता है वो लाइट देने पे एक इक्विलिब्रियम स्टेट, फोटो स्टेशनरी स्टेट पे पहुंच जाता है, ठीक है। फोटो स्टेशनरी स्टेट क्या है? वो ऐसा स्टेज है जहां पे सिस ट्रांस का ये जो रेशियो पहुंच चुका रहता है एक्साइटेड स्टेट पर, वो मैक्सिमम होता है। कितना भी उसके बाद अब लाइट देते रहिए उसको, वो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही होगा।
और ऐसा क्यों हो रहा है कि ट्रांस वाला भी सिस दे रहा है और सिस तो दे ही रहा है सिस, मतलब हमको जो वो मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपके 90% सिस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसलिए है, एक टर्म होता है ई मैक्स, ठीक है, एप्सिलन मैक्स कह सकते हैं इसको, जो कि ट्रांस का सिस से ज्यादा होता है। ये क्या है? इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट। एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट हमने आपको बताया था ना अभी यूवी स्पेक्ट्रा के बारे में। तो यूवी स्पेक्ट्रा के बारे में एक ये भी टर्म आता है एप्सिलन, जिसको हम कह रहे हैं एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट, जिसको हम कह रहे हैं ये जिसका जितना ज्यादा होता है जिस मॉलिक्यूल का, उसमें उतना ही ज्यादा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस केस में हमारा क्या देखा मैंने कि ट्रांस का जो एब्जॉर्प्टिविटी है वो सिस से क्या है? ज्यादा है। तो इससे क्या होता है कि ट्रांस वाला मॉलिक्यूल जल्दी से वो एनर्जी लेके तुरंत एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाता है। मतलब कि जितना ही सिस नहीं पहुंच पा रहा है उतना ही आपका जल्दी से क्या हो रहा है? ट्रांस जल्दी से पहुंच जा रहा है। और ट्रांस वाला जो पहुंच रहा है वो आपको क्या दे रहा है? रोटेशन करके आपका जल्दी से जल्दी वो सिस प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसको याद कैसे कर सकते हैं हम लोग? ऐसे याद कर सकते हैं कि जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट दे रहा है। बात समझ में आ रही है? ट्रांस को हम क्या कहते हैं? स्टेबल एल्कीन कहते हैं। तो जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन है वो आपका जो प्रोडक्ट दे रहा है वो कौन सा रहेगा? वो अनस्टेबल रहेगा। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं इसका। टाइम देखूं है कि नहीं? क्वेश्चन डिस्कस करने, चलिए कल ही करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करना था वो मैं कल करूंगी। इसका एग्जांपल्स दे देती हूँ किस तरीके से हो रहा है। ये बहुत इजी है वैसे, इसमें कुछ कठिन नहीं है। अगर मतलब थियोरेटिकली थोड़ा सा लगता है, लेकिन एक कंपटीशन में आता है तो सिंपली दिखा रहा है आपको कि अच्छा ट्रांस का स्ट्रक्चर है तो क्या बनाना है, वो आप तुरंत सिस बना दोगे, इसमें और कुछ नहीं करना है। तो जैसे कि हम बनाते हैं कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है, दूसरा COOH, इन सब का प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन सब में होना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे? कुछ नहीं करना है हमको बस उसको सिस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये सारी चीजें जो बता रही हूँ डायरेक्ट इरेडिएशन का है। और भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हमने बना दिए हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के, जो कि आपके ये क्या बन गया 1 2 3 4, ठीक है सही है, जो कि आपके सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जिसमें हो रहा है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है तो कुछ पूछना है तो पूछिए आप लोग। या मैं प्रॉब्लम यहाँ इसको रब कर दे रही हूँ। एक प्रॉब्लम है जो कि हम लिख देते हैं यहाँ पे, कल भी तो आप लोग का क्लास है ही। मैच